नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के सेम 1 सेशन 24-28 का एएससी पेपर 1 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। समास क्या है, उसके प्रकार, उदाहरण, लाभ एवं अन्य प्रकारों का विस्तृत वर्णन करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो समाज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम आपको समाज से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू करवाएंगे। जैसे समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताएंगे और इसके लाभ एवं अन्य प्रकारों का भी विस्तृत वर्णन करेंगे। तो ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो समाज से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में कि समास क्या है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज से कितने प्रकार हैं, उदाहरण दीजिए, इन सारे चीजों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप, ताकि आपको ये समझ में आए कि समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या उदाहरण है, इसका क्या लाभ है और अन्य प्रकार क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो आप हमारे साथ वहां से जुड़ सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वहां पे पा सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसी पेपर 1 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 को। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये सिर्फ 24-28 सेशन के लिए नहीं है। यदि भविष्य में आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे 25-29 सेशन हो, 26-30 सेशन हो या एफ यूजीपी किसी भी सेशन से हो, और आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 किसी भी सेमेस्टर से हैं तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो एएससी पेपर हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों सेम है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर हम आपको सिलेबस से रिलेटेड सारे जो आपके कंफ्यूजन है, सारी चीजों के बारे में हम वहां पर बात किए हैं। तो चलिए हम लोग एसी पेपर 1 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है समास, उसके प्रकार, उदाहरण, लाभ एवं अन्य प्रकारों का विस्तृत वर्णन करें। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये भी हम आपको बताए हैं वीडियो में, और अभी भी बता देते हैं, इसका पीडीएफ आपको धनबाद मैथ एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा और आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों समास, जो आपका इकाई 1 में जो पहला टॉपिक है वह है आपका समास। यहाँ पर हम आपको समास से रिलेटेड सारे जो टॉपिक है, समास के अंदर जितने भी चीजें हैं, सारी चीजों को हम बताएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन समास से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इन सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। देखिए, जो आपको इकाई 1 में पढ़ना है वो आपका पहला टॉपिक है समास। देखिए समास, इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से देखेंगे, तो इसके लिए आप घबराना नहीं है आपको। इकाई 1 जो पहला इकाई है, इकाई 1 का जो पहला टॉपिक है वो आपका समास। दोस्तों, समास तो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं, जैसे 6-7 में, लेकिन इसमें आपको और भी विस्तृत तरीके से पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग उस लेवल का देखते हैं। पहला दोस्तों समास। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। समास क्या होता है, समास क्या होता है हम इसे आगे देखेंगे, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी भी वाक्य को संक्षेप करना, मतलब समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास के माध्यम से भाषा को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी भाषा को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा में जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। हम लोग देख लिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। लेकिन अब आपको एक लाइन में जब पूछा जाए कि समास आखिर होता क्या, समास से आखिर आप समझते क्या है, तो दोस्तों आप इसे एज इट इज लिख दीजिए। हिंदी भाषा में जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। अब बोलिएगा सर दो या दो से अधिक शब्द किस प्रकार, तो हम आगे अभी वीडियो में बात करेंगे कैसे दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया, जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। दोस्तों, समास में शब्दों के बीच आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है।
ये क्या होता है, आप जब देखिएगा क्वेश्चन तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि विभक्तियों का लोप कैसे हो जाता है। समास समास में शब्दों के बीच आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है, जिससे वाक्य छोटे और सार्वत्रिक बनते हैं। ये हो गया। आइए देखते हैं समास की विशेषताओं को। जो पहला विशेषता है दोस्तों वह है शब्दों का संक्षिप्त रूप। समास का मुख्य उद्देश्य वाक्यों को संक्षिप्त और सरल बनाना है। उदाहरण के लिए राजा का महल, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, राजमहल। देखिए ये थोड़ा लॉन्ग नहीं लग रहा है, राजा का महल। तो समास का यही काम होता है कि दो या दो से अधिक वर्ड को ये मतलब मिलाकर एक वर्ड कर देता है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों विभक्तियां का लोप हो जाता है। देखिए विभक्तियों का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है राजा का महल, ये जो है यहाँ पर का है, ये एक विभक्ति का काम कर रहा है और इस समास से क्या करता है, लोप करा देता है। मतलब इसको एक साथ जोड़ देता है। यहाँ पर देखिए जैसे राज का महल है तो ये हो गया राजमहल, मतलब ये राज का महल नहीं राजा का महल है तो ये हो गया आपका राजमहल। तो यह समास का काम हुआ। राजा जो था राजा का महल, इसको समास द्वारा हम लोग राजमहल कर दिए। तो इसका भी अर्थ वही है जो इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा लॉन्ग है, राजा का महल। डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं राजमहल, मतलब कि राजा का महल। तो समास का जो काम होता है किसी भी वाक्य को, वो मुख्य उद्देश्य वाक्य को संक्षिप्त और सरल बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा विशेषता है दोस्तों वह है दो शब्दों का संयोग। समास में दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उनका अलग अलग अर्थ हो जाता है, लेकिन मिलकर एक नया अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है दोस्तों विभक्तियों का लोप। समास में जो विभक्तियां जैसे का, के, की, से, पर, देखिए आपको यहां बताए थे कि ये विभक्ति का काम कर रहा है का, तो उसी तरह है समास में जो विभक्तियां जैसे का, के, की, से, पर आती है उनका लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए गंगा का जल, इसको देखिए यहाँ पर जो विभक्ति है का, इसका लोप हो जा रहा है, ये डायरेक्ट हो जा रहा है समास के द्वारा गंगा जल बना दिया जाता है। इसके बाद है संपूर्ण अर्थ संप्रेषण। समास के प्रयोग से भाषा में ना सिर्फ संक्षिप्तता आती है बल्कि वाक्यों का अर्थ भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों समास से क्या होता है, समास के प्रयोग से भाषा में ना सिर्फ संक्षिप्तता आती है बल्कि इसके उपयोग से अर्थ में भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसे देखिए गंगा का जल, तो यहाँ पे देखिए गंगा जल, इससे भी साफ मालूम हो रहा है कि ये गंगा का जल है, लेकिन इसमें देखिए वाक्य किस तरह हो रहा है, संक्षिप्त हो रहा है और ये मतलब स्पष्ट हो रहा है और मतलब शॉर्ट जैसा लग रहा है कि गंगा जल। इस तरह बोलिएगा गंगा का जल, ये ना बोलकर हम लोग यदि ये बोल दें गंगा जल तो इससे भी तो वही प्रतीत हो रहा है कि ये गंगा का जल है। तो समास का यही काम होता है कि दो या दो से अधिक जो वर्ड होते हैं उसे मिलाकर ये एक वर्ड कर देता है, जो बीच का विभक्ति होता है उसे ये लोप करा देता है। आइए बात करते हैं समास के प्रकार को। दोस्तों समास को मुख्य रूप से चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है आपका द्विंदु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभावी समास। आइए इन समास क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। दोस्तों तत्पुरुष समास में पहले और दूसरे पद में कारक संबंध होता है। इसमें एक पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका पूरक होता है। देखिए दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहले और दूसरा पद जो होता है वह कारक होता है। अब कारक तो आपको पता ही होगा और आपको पढ़ना भी है एक I2 में, घबराना नहीं है। तत्पुरुष समास में जो पहला और दूसरा पद होता है वह कारक होता है, कारक संबंध होता है। इसमें एक पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका पूरक होता है। तत्पुरुष समास के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है आपका कर्म समास और दूसरा है करण समास। कर्म समास में क्या होता है, इसमें पहले पद पर कर्म का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए गंगा स्नान, गंगा में स्नान। पुस्तक पाठ, पुस्तक का पढ़ना। करण तत्पुरुष, इसमें साधन या कारण का बोध होता है। उदाहरण लाठी मार, लाठी से मारना। संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष जिसमें प्राप्ति या समर्पण का बोध होता है। उदाहरण राज्यदान, राज्य का दान। देखिए तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, जिसमें प्राप्ति या समर्पण का बोध होता है। जैसे राज्यदान, राज्य का दान, इसमें क्या हो रहा है, समर्पण का बोध करा रही है। इसके बाद देखिए अपदान तत्पुरुष, इसमें वियोजन या दूरी का बोध कराता है। जैसे गृह त्याग, घर का त्याग, इसमें क्या कर रहा है, दूरी, मतलब
त्यागने का बोध करा रहा है, इसमें वियोजन या दूरी का बोध कराता है, जैसे गृह त्याग, इसमें घर से दूर जाने का बोध करा रहा है। इसके बाद है अधिकरण तत्व, जिसमें स्थान का बोध कराता है, उदाहरण भूमि पतिता, भूमि पर पड़ी हुई, इसमें क्या चीज बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है, भूमि पतिता, भूमि पर पड़ी हुई। तो दूसरा है दोस्तों आपका द्विंदु समास। इसमें क्या होता है, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और उनके बीच और का भाव होता है। देखिए इस समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और का भाव होता है। इस समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता आती है, क्योंकि दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो दोनों पद होते हैं वे तो प्रधान होते हैं और इनके बीच और का भाव होता है। इस समास के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त आती है, क्योंकि दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द का निर्माण होता है। उदाहरण देखिए, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसमें देखिए और का भाव आ रहा है। दिन रात, दिन और रात। द्वंद्व समास में दोनों पदों का महत्व बराबर होता है और दोनों मिलकर एक नया संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। आइए तीसरा देखते हैं दोस्तों हम लोग, बहुव्रीहि समास। क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में आते हैं कि समास क्या है, समास के कितने प्रकार हैं, उदाहरण दीजिए, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में सारे जो समास से रिलेटेड सारे चीजों को हम लोग किए हैं। और अब वीडियो को अंत तक देखें, आपको एक बहुत ही अच्छा चीज मिलेगा इस पीडीएफ में, जो हम अभी आगे बताएंगे आपको। दोस्तों इसमें समस्त पद मिलकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें समस्त पद मिलकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इसमें प्रयुक्त दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो दोनों पद होते हैं वे प्रधान नहीं होते, बल्कि उनके माध्यम से किसी अन्य विशेषता का संकेत मिलता है। उदाहरण देखिए, चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हैं, दशानन जिसके 10 मुख हैं, रावण। देखिए हुआ ना कि इसमें समस्त पद मिलकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे देखिए चतुर्भुज, ये मतलब किसी और चीज के बारे में बता रहा है जिसके 4 भुजाएं हैं। इसमें प्रयुक्त दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे देखिए दशानन, ये किसी और का बोध करा रहा है जिसका 10 मुख है, रावण, मतलब ये तो अपने आप में एक दूसरे चीज का बोध करा रहा है। जैसे देखिए, बल्कि उनके माध्यम से किसी अन्य विशेषता का संकेत मिलता है। जैसे दशानन, इससे हमको क्या संकेत मिल रहा है, जिसके 10 मुख है, जैसे रावण। बहुव्रीहि समास में अक्सर समस्त पद के अर्थ से हटकर नए व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। दोस्तों देखिए, जब भी कोई वर्ड में आपको ऐसा लगे कि ये वर्ड किसी और के बारे में बता रहा है, किसी और के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास में आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर चतुर्भुज है, आपको ये तो समझ में आ रहा है जिसके 4 भुजाएं हैं, लेकिन देखिए ये वर्ड से आपको क्या लग रहा है, कोई और चीज के बारे में आपको पता लग रहा है जिसके 4 भुजाएं हैं। दशानन देखिए आप यहाँ पर, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है कि जिसके 10 मुख है, तो ये किसी और के बारे में बोध करा रहा है, किसी और के बारे में ये विशेषता बता रहा है, तो ये आपको हो गया बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास में अक्सर समस्त पद के अर्थ से हटकर नए व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। देखिए वही चीज है कि बहुव्रीहि समास में अक्सर समस्त पद के अर्थ से हटकर एक नया वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। उदाहरण के लिए दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला, लेकिन यह रावण को इंगित किया करता है। वही देखिए, दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला, लेकिन ये किसको अंकित कर रहा है, रावण को। इसके बाद दोस्तों अव्ययीभाव समास, ये समास क्या है आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों इस समास में अव्यय प्रधान होता है और समस्त पद का उपयोग किसी विशेष अव्यय भाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। देखिए इस समास में अव्यय प्रधान होता है और समस्त पद का उपयोग किसी विशेष अव्यय भाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसमें समय, स्थान, संयोग आदि का बोध होता है। उदाहरण के लिए दिन भर मतलब दिन भर, घर के बाहर घर से बाहर। इसके बाद है अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। देखिए जैसे इससे समय, स्थान या संयोग का बोध होता है। उदाहरण के लिए दिन भर का अर्थ है पूरे दिन के दौरान। इसके बाद दोस्तों समास के कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे दोस्तों समास के विभिन्न प्रकारों के प्रयोग से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भाषा में संक्षिप्तता और स्पष्टता आती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे राजपुत्र। देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसको जब हम लोग इसमें समास करेंगे तो ये हो जाएगा राजपुत्र
इसका मतलब अर्थ सबका सेम ही होता है दोस्तों यहाँ, लेकिन जो उसका बेस का विभक्ति होता है इसका लोप हो जाता है। जैसे यह राजा का पुत्र है तो ये राजपुत्र हो जाएगा। अर्थ वही है, बस वर्ड में सेंटेंस में एक अस्पष्टता आती है, एक सटीकता आती है। ये हो गया तत्पुरुष समास। माता पिता, माता और पिता, ये हो गया द्वंद्व समास। चतुर्भुज जिसके चार भुजा है, ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। दिन भर, दिन के दौरान, ये हो गया अव्यय भाव समास। आइए देखते हैं समास के लाभ क्या क्या है। पहला लाभ है दोस्तों, वह है भाषा में संक्षिप्तता। दोस्तों समास के उपयोग से भाषा में अनावश्यक शब्दों का उपयोग कम होता है, जिससे वाक्य छोटे और स्पष्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, समास से क्या होता है, भाषा में संक्षिप्तता आती है, जिससे समास के उपयोग से भाषा में अनावश्यक शब्दों का उपयोग कम होता है, जिससे वाक्य छोटे और स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है अर्थ की स्पष्टता। समास से वाक्य का अर्थ स्पष्ट और सटीक हो जाता है, जिससे भाषा में प्रभावी संप्रेषण होता है। तीसरा दोस्तों, भाषा की सुंदरता। समास के माध्यम से वाक्य अधिक संगीतमय और आकर्षक बन जाता है, जिससे साहित्यिक भाषा की सुंदरता बढ़ती है। देखिए दोस्तों, क्या भाषा की सुंदरता बढ़ती है, जैसे आप देखें वहां पर राजा का पुत्र, यदि इसी को हम लोग लिखे हैं राजपुत्र तो कितना अच्छा लग रहा है। तो यही जो होता है वह वाक्यों को अधिक संगीतमय और आकर्षक बना देता है, जिससे साहित्यिक भाषा की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसके बाद है दोस्तों लिखने और बोलने में आसानी। समास के प्रयोग से लिखने और बोलने दोनों में आसानी होती है, क्योंकि वाक्य छोटे होते हैं और उनका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो काफी इसका विशेषता है, जैसे देखिए समास के प्रयोग से लिखने और बोलने दोनों में आसानी होती है। जैसे वही उदाहरण ले लीजिए, राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र थोड़ा बोलने में भी टाइम लग रहा है, डायरेक्ट आप बोल दीजिए राजपुत्र। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें वाक्य छोटे होते हैं और उनका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। आइए देखते हैं समास के कुछ अन्य प्रकार। समास के चार मुख्य प्रकारों के अलावा अन्य छोटे प्रकार भी होते हैं, तो विशेष परिस्थितियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे द्विगु समास दोस्तों, जिसमें संख्या का बोध होता है। उदाहरण त्रिलोक, तीन लोग, पंचतत्व, पांच तत्व। देखिए दोस्तों, द्विगु समास क्या है दोस्तों, आपको इतना गहराई से इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन में आ गए हैं, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 से आप देख रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई सा भी नहीं छोड़ना है टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप पढ़े नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर आपके समाज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आ सकते हैं, सारे चीज को हमने इस पीडीएफ में मेंशन किया है। देखिए समास के चार मुख्य प्रकारों के अलावा अन्य छोटे प्रकार भी होते हैं, तो विशेष परिस्थितियों का में प्रयोग होते हैं। जैसे द्विगु समास, जिसमें संख्या का बोध होता है। उदाहरण त्रिलोक, तीन लोग, पंचतत्व, पांच तत्व। इसके बाद दोस्तों प्रादि समास, जिसमें पूर्व पद का प्रयोग होता है। उदाहरण अजंता, जो जन नहीं है, अजम, जिसमें पूर्व पद का प्रयोग मतलब प्रयोग होता है। उदाहरण अजंता, जो जन नहीं है, अजन्मा। तो ये हो गया आपको दोस्तों समास के अन्य प्रकार, लेकिन जो मुख्य प्रकार है वो चार ही हैं, तो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें मुख्य बात है इस पीडीएफ में, ये तो आपके हो गए समास से रिलेटेड जो आपके नोट्स हो गए। लेकिन देखिए आप इससे क्वेश्चन कहां से लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पीडीएफ इस प्रकार तैयार किया है ताकि कोई स्टूडेंट एग्जाम टाइम भी पढ़े और अच्छे से पढ़े, तो उसे सारी चीजें एकदम स्पष्ट तरीके से पता चले। ये देखिए यहाँ पर, जैसे हमने पहला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, अविभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, द्विंदु समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, राजपुत्र किस प्रकार का समास है, समास का उद्देश्य क्या होता है, नीलकंठ किस प्रकार का समास है, चक्रपाणी किस प्रकार का समास है। तो दोस्तों ये था आपका जो समास से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इस सारे क्वेश्चन है, क्योंकि अब यदि आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में छूट जाए। और दोस्तों आपको फिर से बता दें कि आपको ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन को सिंपली इंस्टॉल करके वहां पर अपना नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, और वहां पर आपको सेमेस्टर 1 का फोल्डर दिखेगा, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का,
या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हैं तो वहां आपको मिलेगा। फिर वहां पर आपको एएसी पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, एमडीसी पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स, डीएमए गेस पेपर, पीवाईक्यूज जैसे सारी चीजें आपको मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो समास। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को करेंगे, जो आपका है पर्यायवाची शब्द। दोस्तों यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दीजिए, जैसे चक्रपाणिनि किस प्रकार का समास है, और यहाँ पर है आपका नीलकंठ किस प्रकार का समास है, तो हम इन सारे क्वेश्चन को भी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपकी तैयारी में कहीं से किसी भी प्रकार का कमी ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।